Hello everyone, welcome back this lecture. Guys, today we are going to start next lesson and it is wave optics. Next lesson start कर रहे हैं wave optics. आज हम wave optics में इसका introductory part learn करेंगे. What is the light of energy which produces sensation of sight? आई साइट का जो sensation है वो प्रोड्यूस कौन करता है? लाइट. सो व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of sight. लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट. अब लाइट के रिगार्डिंग वेरियस साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज की. सबसे पहले थ्योरी दी थी न्यूटन्स ने, न्यूटन्स कॉस्पलर थ्योरी. न्यूटन्स कॉस्पलर थ्योरी में बताया गया लाइट टिनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है. दीज पार्टिकल्स आर नोन एज द कॉस्पलर एंड द कलर ऑफ द लाइट इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दिस कॉस्पलर. न्यूटन की पहली थ्योरी आई सबसे पहली और न्यूटन ने बताया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ द टिनी पार्टिकल्स. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है जिन्हें कॉस्पलर कहा गया. कणिकाएं, कणिकाएं हिंदी में बोला जाता है कॉस्पलर. उनको कहा गया टिनी पार्टिकल्स को कॉस्पलर. एंड द कलर ऑफ द लाइट, जो लाइट का कलर होता है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कॉस्पलर. जो साइज होता है उन टिनी पार्टिकल्स की, उन्हीं को तो कहा गया कॉस्पलर. तो उन टिनी पार्टिकल्स या आप कॉस्पलर के साइज के बेस पर लाइट का जो कलर है वो डिसाइड होता है. तो सबसे पहली थ्योरी जो प्रपोज की थी वो की थी न्यूटन्स ने. तो न्यूटन्स की कॉस्पलर थ्योरी. वेरियस थ्योरीज ऑफ लाइट. सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी प्रपोज की गई थी न्यूटन्स ने. न्यूटन्स Kostler theory. According to this theory of light, according to this theory of light, according to this theory of light, light always propagates in form of tiny particles, which are known as corpuscle, and the color of light depends on the size of corpuscle. According to this theory of light, light always propagates in form of tiny particles which are known as
corpuscle and the color of light depends on the size of corpuscle. So सबसे पहली theory was proposed by the Newtons. So basically it is known as the Newton's corpuscular theory. तो Newton's की corpuscular theory में क्या बताया गया? Light always travels in form of very tiny particles which are known as the corpuscle, and the size of the corpuscle and the color of the light is always depends on the size of corpuscle. तो ये थी सबसे पहली थ्योरी जो कॉस्पुलर ने लाइट के रिगार्डिंग, नेचर ऑफ लाइट के रिगार्डिंग उन्होंने प्रपोज की थी कि लाइट का नेचर क्या है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो न्यूटन थे और उनके अकॉर्डिंगली लाइट को कॉस्पुलर टिनी पार्टिकल जो थे कॉस्पुलर की फॉर्म माना गया, ये प्रोपोगेट होती है और जो लाइट का कलर होता है वो इनकी साइज पर डिपेंड करता है। पहली थ्योरी थी। नेक्स्ट थी हाइगेंस थ्योरी। सेकंड वन हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी वैसे इसको नाम दिया था हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी सेकंड है, ये सेकंड थ्योरी ऑफ लाइट है ये, जो हाइगेंस वेव थ्योरी के नाम से जानी जाती है। हाइगेंस ने क्या बोला? हाइगेंस proposed that the light is always travels in form of the longitudinal waves and the medium was considered ether. medium कौन कंसीडर किया गया था? ether. And ether has the lower density and higher elasticity. The property of the medium which is ether are lowest density and highest elasticity. तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, according to Huygens wave theory of light, light always travels या propagates, light always propagates in form of longitudinal waves and the medium was considered ether. It has higher elasticity and low density. Huygens के अकॉर्डिंगली light always travels in form of the waves and those waves are known as the longitudinal waves. पहले हाइगेंस ने ये बताया था कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो इन फॉर्म द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करती है और जो मीडियम वहां कंसीडर किया गया था जो हमारा एक्चुअली वर्चुअल था, ठीक है, वर्चुअल मीडियम जो हमारे वहां पे कंसीडरेशन किया गया था मीडियम का वो लिया गया था ईथर, हैज द लोअर डेंसिटी एंड हायर इलास्टिसिटी. Later on these waves कुछ समय बाद these waves जो longitudinal waves थी are transverse wave. कुछ समय बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी कुछ समय के बाद ये पता चला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती हैं, दीज वेव्स आर नोन एज द ट्रांसवर्स वेव्स. तो हाइगेंस वेव थ्योरी समझ में आई. पहले कौन बताया? न्यूटन ने बताया. न्यूटन ने कॉस्पुलर थ्योरी दी जिनके अकॉर्डिंगली लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म द वेरी टिनी पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज द कॉस्पुलर and the color of the light is always depends on the size of corpuscle. Second theory was proposed by the Huygens scientist, so it is known as the Huygens wave theory. Huygens wave theory के
accordingly light is always travels in form of the longitudinal waves, longitudinal waves की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और यहाँ ईथर जो था वो मीडियम कंसीडर किया गया था, उसकी हायर इलास्टिसिटी होती है और लोअर डेंसिटी होती है। लेटर कुछ समय बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी पता लगा कि दीज वेव्स आर द ट्रांसवर्सिव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो थी वो कौन सी हैं, अब ट्रांसवर्सिव हैं। कुछ समय बाद ये पता लगा। तो ये दो थ्योरीज हुई, एक तो न्यूटन्स की थ्योरी हो गई और दूसरी हो गई हाइगेंस वेव थ्योरी। कुछ समय बाद और थ्योरीज प्रपोज हुई जिसमें मैक्सवेल थ्योरी थी। मैक्सवेल ने कहा था लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या प्रपोज किया, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, ऑलराइट, एंड इट ट्रेवल्स विद द स्पीड इन वैक्यूम C इक्वल टू रूट ऑफ 1 by mu 0 ओवर एप्सिलॉन 0। तो दो थ्योरीज क्लियर हो गई आपको, यहां से नोट कर लेना इनको। थर्ड थ्योरी एंड द नेक्स्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द मैक्सवेल। सो इट इज नोन एज द मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल्स theory of light. According to Maxwell, light is always travels in form of the electromagnetic waves. Light is always travels in form of EM waves. Light propagates in form of EM, electromagnetic waves. Light propagates in form of EM waves, and the speed of light is given by C equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0, and it is 3 into 10 to the power 8 meter per second, where mu 0 is the permeability of free space and epsilon 0 is the permittivity. permittivity तो मैं आपको बता चुका हूं, permeability अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म द EM waves and the speed of light is given by the this one। बट ये जो स्पीड यहाँ दी गई है वो किसके लिए दी गई थी, ये दी गई थी फ्री स्पेस के लिए। तो ये EM वेव्स हैं, तो EM वेव्स हैं, तो EM वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, एंड these waves do not require any material medium, and these waves do not require any material medium। इनको किसी material medium की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, and these waves do not require any material medium। In EM waves या light waves, electric field vector and magnetic field vector oscillates perpendicularly to each other। In EM waves और light waves, electric field and magnetic field oscillates mutually perpendicular to each other, oscillates perpendicular to each other, EM waves
और लाइट वेव्स दोनों के, ये दोनों एक ही चीज है, या तो ईएफ बोल दो या लाइट वेव्स बोल दो, केवल लाइट वेव्स क्या है, ईएफ वेव्स। In EM waves, electric field and magnetic field oscillates mutually perpendicular to each other. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेशंस करते हैं, और वो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे मैक्सवेल्स थ्योरी थी। अगर इसका डायग्रामेटिकली हम प्लॉट करें यहाँ, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये दोनों, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये एरोज जैसे ये बता दिया यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये वाला इधर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी को। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम। किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है इनके प्रोपगेशन के लिए। इनकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इस तरीके से दी जाती है। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं एंड ये प्रोपगेट होती है जो, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों की क्या रहती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये है मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ लाइट। Next theory was proposed by the Einstein. Einstein's wave theory of light or Einstein's theory of light. Einstein's theory of light. According to Einstein's, light is always travels in from the small packets of energy, small packets of energy which are known as the photons. उन्हें हम क्या कहते हैं, photons. Or we can also say that Einstein's quantum theory of light, quantum theory of light भी कहा जाता है इसको। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया, light is produced or propagates in form of the small packets of energy which are known as the photons. उनको क्या कहते हैं, photons कहते हैं। According to Einstein, light is always travels in form of small packets of energy which are known as photons, and the energy of these photons and energy of these photons is given by the formula E equal to h nu, where h is the Planck constant, and nu is the frequency of photons.
photons। यहाँ पे एनर्जी इसकी से दी जाती है इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी प्रपोज की? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट इज ऑलवेज प्रोपगेट्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर नोन एज द फोटॉन्स एंड energy of these photons is given by equal to h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency of photons। तो ये थी 4 थ्योरीज को डिस्कस किया हमने। सबसे पहले न्यूटन्स ने थ्योरी प्रपोज की, उसके बाद हाइगेंस की वेव थ्योरी को देखा हमने, देन हमने मैक्सवेल की लाइट की थ्योरी को देखा, तो उसने मैक्सवेल थ्योरी क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ लाइट क्या कह रही है, तो ईएम वेव्स के बारे में इन्होंने इन्फॉर्म किया। ईएम वेव्स को कोई मेटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड आइंस्टाइन्स वेव थ्योरी, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेल एक्सप्लेन करती है आइंस्टाइन वेव थ्योरी। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि लाइट जो प्रोड्यूस होती है और जो प्रोपगेट होती है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म होती है। These small packets of energy are known as the photons and the energy of these photons is given by the formula equal to h nu। And the last theory was proposed by the scientist de Broglie। डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी दी थी, फिफ्थ थ्योरी ऑफ द लाइट थी, और उसमें उन्होंने कहा था समटाइम्स लाइट बिहेव्स एज अ वेव नेचर और इट शोज एज अ वेव नेचर एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल नेचर। व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद द लाइट देन इट डोमिनेट एज अ वेव नेचर एंड व्हेन द लाइट इंटरेक्ट्स विद द माइक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल्स देन इट डोमिनेट्स एज अ पार्टिकल नेचर। तब वो पार्टिकल नेचर को शो करती है वहां पे। तो लास्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली of light। According to de Broglie, light has dual nature, wave nature and as well as particle nature। तो लाइट ने ये प्रपोज किया था, लाइट ने कहा था लाइट हैज अ डुअल नेचर, इट एज वेव नेचर एंड एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट डुअल नेचर रिप्रेजेंट करती है और इसका कभी तो वेव नेचर रिप्रेजेंट करती है, कभी पार्टिकल नेचर। कुछ कंडीशंस इन्होंने बताई। when light interacts with light, then it dominates as वेव नेचर। ये कंडीशन थी कि जब लाइट से इंटरेक्ट कर रही हो तब वहां वो ऐसे बिहेव करती है, डोमिनेंट होती है जैसे वो वेव नेचर प्रेजेंट कर रही है। दूसरा केस, व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद द मैटर microscopic particles, then it dominates as particle nature। तो ये हमने 5 थ्योरीज की स्टडी की है
दिस वन वाज द फोर्थ। फर्स्ट थ्योरी न्यूटन ने प्रपोज की थी, according to which light always travels in form the cosplur, tiny particle which are known as the cosplur. And the second theory was proposed according to the Huygens. Huygens ने वेव नेचर शो किया था, सबसे पहले उसको लॉन्गिट्यूडल वेव्स बताया था। वहां पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया गया था, और हाइपोथेटिकल मीडियम था वहां पे ईथर, which has the lower density and higher elasticity properties। ये ईथर की प्रॉपर्टीज थी, ईथर मीडियम जो हाइपोथेटिकल मीडियम वहां पे कंसीडर किया गया था। दूसरी थ्योरी हमने यहाँ स्टडी की, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो मैक्सवेल ने कहा था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीस वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये जब वैक्यूम में ट्रेवल करती है, then the speed of the light is given by the c equal to 1 by root of mu 0 over epsilon 0। Then we have discussed Einstein's wave theory, and आइंस्टाइन के बाद हमने स्टार्ट की है यहाँ से डी ब्रोगली थ्योरी। आइंस्टाइन ने क्या कहा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स होती है, और ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाते हैं, हमारी ये जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो फोटॉन्स कहलाते हैं, और उनकी एनर्जी फोटॉन्स की इक्वल टू h से दी जाती है। तो ये सारी थ्योरी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम इन थ्योरीज के बेस पर लाइट के किन किन फिनोमेनाओं को एक्सप्लेन किया गया वो यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट हाइगेंस ने बताई थी, आइंस्टाइन ने बताई है, मैक्सवेल ने बताई है, डी ब्रोगली ने बताई है। ये जो हमारी 6 थ्योरीज ऑफ लाइट हमने स्टडी की है, इनके बेस पर किन किन फिनोमेनास को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी। So students, we have studied these 5 theory regarding the light। लाइट के रिगार्डिंग हमने ये 5 theories of light डिस्कस की थी। फर्स्ट न्यूटन ने कॉस्प्लर थ्योरी, देन हाइगेंस वेव थ्योरी, मैक्सवेल वेव थ्योरी, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लाइट, डी ब्रोगली। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। डी ब्रोगली डुअल नेचर। डी ब्रोगली अकॉर्डिंगली क्या था, डुअल नेचर। तो ये एक ऐसी थ्योरी थी डी ब्रोगली की, जिन्होंने क्या कंसीडर किया था, लाइट हैज अ डुअल नेचर। समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ लाइट, समटाइम्स लाइट बिहेव्स एज अ वेव नेचर, एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल नेचर। मतलब कभी कभी तो ये वेव की तरह बिहेव करती है, और कभी कभी ये पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। कब करती है, कि जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है तब तो वेव की तरह बिहेव करती है, और जब लाइट मैटर पार्टिकल्स के साथ, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके साथ अगर बिहेव करती है तब ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल नेचर। ओके, डोमिनेट होती है पार्टिकल नेचर। तो ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने सारे फिनोमेना को कंप्लीटली वेल एक्सप्लेन किया था, डी ब्रोगली की थ्योरी ऑफ लाइट ने। चाहे तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात करें, चाहे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर्स इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे जितने भी इफेक्ट थे, जितने भी फिनोमेनास थे लाइट के, वो सारे फिनोमेनास को डी ब्रोगली की थ्योरी ने वेल एक्सप्लेन किया था। क्योंकि उसके अंदर तो दोनों ही आ रही थी। जिन थ्योरी से सपोज करो डॉपलर्स इफेक्ट नहीं हुआ हो तो दूसरी थ्योरी ले लीजिए। मतलब वेव नेचर अगर यूज नहीं हो रहा है तो पार्टिकल नेचर की तरह उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो डी ब्रोगली जो थे उन्होंने दोनों ही वेव थ्योरी फॉर्म में ले लिया, मतलब पार्टिकल नेचर और लाइट को एज अ वेव नेचर की तरह कंसीडर करके सारी थ्योरीज को वेल एक्सप्लेन किया है डी ब्रोगली की थ्योरी। ओके, द नेक्स्ट थ्योरी वाज द प्रपोज्ड, फर्स्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द न्यूटन, व्हिच इज नोन एज द कॉस्प्लर थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने ये जो थ्योरी थी वो बेसिकली बेस्ड थी ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। किस पर बेस्ड थी वो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑलवेज ट्रेवल होती है स्ट्रेट लाइन पाथ में। अगर लाइट की वेवलेंथ और जिन ऑब्स्टैकल्स पर वो इंसिडेंट हो रही है वो उसकी ऑर्डर के होते हैं, तब लाइट थोड़ी थोड़ी ऐसे डाइवर्स होती चली जाती है इस तरीके से। जैसे अभी कभी आपने देखा हो, कोई कहीं पे प्लेट लगा लो डार्क रूम के अंदर, वहां कैंडल रखो और एक होल निकाल दो उस प्लेट के अंदर, तो उस शीट में से जब होल निकालोगे तो देखेंगे दूसरी तरफ जो लाइट जाएगी तो निकल रही होगी बहुत छोटे से होल से, लेकिन बाद में वो क्या होती जाती है, फैलती चली जाती है। दिस इज नोन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन।
तो कॉस्प्लर थ्योरी ने तीन फिनोमेनास को, एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को वेल एक्सप्लेन किया था, बाकी किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कॉस्प्लर थ्योरी। तो जो न्यूटन की थ्योरी थी वो केवल तीन फिनोमेना ही एक्सप्लेन कर पाई थी, कौन कौन से, रेक्टिलिनियर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेनास। हाइगेंस जो वेव थ्योरी थी, ये वेव थ्योरी है, हाइगेंस की वेव थ्योरी ने केवल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, बाकी सब को एक्सप्लेन कर दी थी। देखो इसने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एक्सप्लेन्ड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एक्सप्लेन है, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, केवल क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये जो फिनोमिनाज है उनको धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाएंगे। इंटरफेरेंस अभी आएगा, वैसे तो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज द इंटरफेरेंस? व्हेन द टू लाइट रेज मीट्स, जब भी दो लाइट रेज मिलती हैं तब वहां जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, जहां पर एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कहीं पर एनर्जी मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम होती है, दिस फिनोमेना ऑफ द लाइट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। ऐसे डिस्पर्जन है। तो एक थ्योरीज को, इस थ्योरी ने जो हाइगेंस की थ्योरी थी उसने केवल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, बाकी सबको एक्सप्लेन किया था। अब मैक्सवेल की जो ईएम वेव थ्योरी थी, मैक्सवेल वेव थ्योरी क्या थी? वेव थ्योरी, ये भी क्या है? वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी दोनों एक जैसी है, नहीं अबाउट। तो इसने भी केवल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया था, बाकी सारी थ्योरीज को, बाकी सारे जितने भी फिनोमेनास थे इस थ्योरी ने वेल एक्सप्लेन किया था। दोबारा से समझें, जो न्यूटन्स की थ्योरी थी उसने स्टार्टिंग में थ्री फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से थ्री फिनोमेनास थे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वेव थ्योरीज ने सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया, बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। डी ब्रॉगली ने सारे फिनोमेनास को, कंप्लीट जितने फिनोमेना इस लाइट के, उन सबको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन जो वेव थ्योरी, आइंस्टाइन जो थ्योरी ऑफ लाइट थी जो क्वांटम पर बेस्ड थी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या क्या, बेसिकली ये थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। किसके लिए? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो इसने ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और ये तो सारे एक्सप्लेन किए ही थे, और साथ में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, बाकी किसी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ये तीन तो बेसिक है, ये तो हर एक लाइट वेव थ्योरी कर रही है। देखो हर एक थ्योरी ऑफ लाइट कर रही है। देखो तीन फिनोमेनास, ये देखो यहां तक हर थ्योरी ने प्रपोज किए, सबने एक्सप्लेन किए, ठीक है। बाकी जो बचे उनमें से स्पेशल बन जाता है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन किया, बाकी इन तीन को भी एक्सप्लेन किया था। डी ब्रॉगली ने सबको एक्सप्लेन किया है। तो ये थ्योरी के रिगार्डिंग है कि किन थ्योरीज ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सका। न्यूटन की थ्योरी ने कौन कौन से लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप लर्न कर सकते हो। आप इस चार्ट को बनाए नोट्स के अंदर और अच्छे से उसको लर्न कर सकते हो। देखो याद हो गया होगा, ये जो तीन फिनोमेनास हैं पहले, वो तो सारी थ्योरीज ने एक्सप्लेन किए, ठीक है। डी ब्रॉगली ने सारे फिनोमेनास एक्सप्लेन किए हैं। वेव थ्योरीज ने केवल वेव थ्योरी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ था, चाहे तो हमारी ईएम वेव थ्योरी हो या हाइगेंस वेव थ्योरी हो। आइंस्टाइन की बात करें तो तीन तो ये एक्सप्लेन किए ही हैं, और उसने एक एक्सप्लेन कौन किया है? वेल एक्सप्लेन किया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस वेल हो गया, यही सारा किया था हम लोगों ने। तो ये थ्योरीज मैंने चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको समझा दी है कि किन किन थ्योरीज ने क्या क्या लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। अब हम लर्न करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है, वो है बेस्ड ऑन द हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइट सोर्स से जब लाइट ट्रेवल्स होती है, वो लाइट ट्रेवल्स होती है इन फॉर्म ऑफ द वेव्स की फॉर्म में, और किसी टाइम इंटरवल पर अगर कोई उन पर टेंजेंट प्लॉट की जाती है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंट प्लॉट की जाती है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन इट बिहेव्स एज अ वेव फ्रंट। तब उसे हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। सो व्हाट इज द वेव फ्रंट? अब हम डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द लाइट, एंड अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज what phenomena of the light can be explained। तो ये हमने लर्न किया। अब हम हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट को आगे बढ़ेंगे उसको लेकर के, और उससे सबसे पहले स्टडी करेंगे वेव फ्रंट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट
wave front is a continuous locus wave front is a continuous locus of all such particles which oscillates in same phase. Wavefront is a continuous locus of all such particles which oscillates in the same phase. वो continuous locus है सभी particles का which oscillates in the same phase. So continuous locus of all such particles which oscillates in same phase is known as the wavefront. इसे कहते हैं हम wavefront. तो light, now the light is travels in form the wavefront. Light travel करती है in form the wavefront according to Huygens wave theory of the principle. Huygens की जो theory है, according to which the light always travels in form the transverse waves. Later on, सबसे पहले तो उसने बताया था कि जो light travel करती है वो longitudinal waves की form में. Then after some time introduce these waves are not the longitudinal, these waves are known as the transverse waves. वो transverse wave थी. कुछ समय बाद उसमें चेंजेस आया, उसने बताया कि जब लाइट ट्रेवल्स करती है तो लाइट जब ट्रेवल कर रही है वेव्स की फॉर्म में, सी हियर सपोज देयर इज ए पॉइंट शेप लाइट सोर्स लाइक दिस वन. यहां से लाइट हमारी इमर्ज आउट हो रही है ऑल डायरेक्शंस में. क्लियर? तो लाइट जब ट्रेवल कर रही है यहां से ऑल डायरेक्शंस में, इस तरीके से अगर कंटिन्यूस डिस्टेंस की बात की जाए, यहां कंटिन्यूस मतलब एक पाथ प्लॉट किया जाए यहां पे कंटिन्यूस इस तरह का, लाइक दिस वन शेप ऑफ द स्फीयर. ये 3D पिक्चर है, यहां प्लॉट नहीं कर सकते हम इसको. एक स्फीयर है ये, तो स्फीयर का जो सरफेस होगा वो इस पॉइंट सोर्स से ये सारे जितने पॉइंट होंगे यहाँ पे वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. तो ये जो यहां मैंने जो सरफेस प्लॉट किया है स्फीयर शेप में, ये है स्फेरिकल वेवफ्रंट. क्या ये स्फेरिकल वेवफ्रंट? तो जब लाइट सोर्स पॉइंट शेप का होता है उससे जो वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है वो होता है स्फेरिकल फॉर्म. किस फॉर्म में होता है वो? स्फेरिकल. क्यों? देखो कि ये जैसे कोई पॉइंट बना दिए यहाँ पे. 3D पिक्चर एनालाइज करो आप, 2D तो आपको नहीं आएगा. सर्कल तो दिख रहा है आप सबको, ये सर्कल बना है. ये सर्कल नहीं है एक्चुअली, 3D पिक्चर को यहाँ बना नहीं सकते हम लोग. एक पॉइंट शेप का कोई लाइट सोर्स हो तो लाइट उससे सभी डायरेक्शंस में निकलेगी इस तरीके से, और उससे इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई हम ग्राफ प्लॉट करें, इस प्रकार से कोई पाथ प्लॉट किया इक्वल डिस्टेंस पे उस पॉइंट से, तो वहां से पाथ प्लॉट करोगे तो वो स्फीयर बनेगा. उस स्फीयर के पर जो भी पॉइंट सिचुएटेड होंगे वो उनकी जो ऑसिलेशंस होंगे वो सबके सब सेम फेज में होंगे. तो ये जो पाथ है, दिस पाथ इज नोन एज द वेव फ्रंट. और ये वेव फ्रंट कौन सा है? ये वेव फ्रंट है यहां पे स्फेरिकल वेव फ्रंट. दोबारा से देखिए, व्हाट इज द वेव फ्रंट? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स व्हिच ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम फेज और व्हिच ऑसिलेट्स इन द सेम फेज. सेम फेज में ऑसिलेट्स कर रहे हो. तो यहां से जब पार्टिकल्स चलेंगे, जैसे ये कोई पार्टिकल यहां से चला, अभी यहां से जो पार्टिकल चल रहे होंगे उनका ऑसिलेशंस तो सेम होगा. अगर डिस्टेंस अलग हो जाए, ऑसिलेशंस कैसे हो रहा होगा? तो इस तरीके से ऐसे ऑसिलेशंस हो रहा होगा. अगर सभी पार्टिकल यही डिस्टेंस पर हो, इसी डिस्टेंस पे, तो सारे पार्टिकल्स का ऑसिलेशंस क्या होगा? सेम होगा, सेम फेज में होंगे. सभी पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशंस हो रहा होगा वो किसमें होगा? सेम फेज में. तो यहां से डिस्टेंस जब सबकी सेम है, ये वाली डिस्टेंसेस, क्योंकि मैंने स्फीयर बनाया है तो ये सब डिस्टेंसेस सेम है, तो इन सबके ऑसिलेशंस जो कर रहे हैं पार्टिकल, उनके फेज डिफरेंस 0 होंगे. और यू कैन से दीज particles always oscillates in the same phase.
फेज डिफरेंस क्या उनके बीच में, 0 है। तो दिस कंटिन्यूस लोकस, ये वाला जो है कंटिन्यूस लोकस ऑफ द ऑल पार्टिकल्स ऑन विच ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन द सेम फेज, जो सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं किसमें, सेम फेज में, इज नोन एज द वेव फ्रंट। एंड हियर द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट शेप का है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सिंपल सी बात आप ये लर्न करो, व्हाट इज द वेव फ्रंट, ये डेफिनेशन, वेव फ्रंट की कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स on which all particles remains in the same phase or oscillates in the same phase में oscillates करते हैं, ऐसा कंटिन्यूस लोकस सभी पार्टिकल्स का क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स आपका पॉइंट शेप का है तो वहां जो वेव फ्रंट बनेगा वो होगा स्फेरिकल, और कोई शेप नहीं बन सकती। सिलेंड्रिकल बनाओगे तो देखो कुछ की डिस्टेंस ज्यादा होगी, कुछ की, ऐसे बनाओगे सिलेंड्रिकल, देखो ऐसे बना दिया, सपोज करो आपने ये सिलेंड्रिकल बना दिया, तो कुछ पार्टिकल्स की तो पॉइंट सोर्स से ज्यादा डिस्टेंस होगी, कुछ की कम होगी, तो वो सारे पार्टिकल्स हमारे सेम फेज में नहीं हो सकते। कब, जब लाइट सोर्स ऑफ लाइट हमारा कैसा होगा, पॉइंट शेप का है, तब वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस होगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है, तो वेव फ्रंट क्लियर हो गया, और दूसरी चीज हमारा क्लियर हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेट्स सी सेकंड वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन द लाइट सोर्स लाइक दिस वन, कोई स्लिट की फॉर्म में हो, कोई रॉड की फॉर्म में हो, इस तरीके से अगर कोई लाइट सोर्स है तो वहां जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो नेचर होगा किसके फॉर्म का, सिलेंड्रिकल नेचर। क्योंकि इससे इक्विडिस्टेंस पर अगर कोई चीज बनाओगे आप, देखो ये अब ये 3D पिक्चर है, यहां तो 2D दिखाई देगी आपको। जैसे मार्कर है ना, मार्कर के अंदर जो इसकी रिफिल पड़ी हो जैसे, तो वो उस रिफिल से ये जो सरफेस है वो इक्विडिस्टेंस पर है, तो इस सरफेस पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस पे। तो ये किस नेचर का है, सिलेंड्रिकल का। अगर ये हमारा लाइट सोर्स इस तरीके से थिन है, इस लेंथ की फॉर्म में है, तब जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है वो वेव फ्रंट होता है हमारा कौन सा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये वाला तो क्या है, लाइट सोर्स है यहाँ पे। इफ लाइट सोर्स इज इन द फॉर्म of, you can say simply length, then the wave front is in the form of cylindrical। ओके, जब हमारा कोई लाइट सोर्स पॉइंट शेप का है तब तो यहाँ पे स्फेरिकल बनेगा, और अगर इस तरीके से कोई ये लेंथ के अलाउंग अगर लाइट सोर्स है तो वहां सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट होगा थर्ड वन, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों ही पॉइंट शेप का सोर्स हो लाइट का, तब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और उस पॉइंट सोर्स से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर के उसकी स्फेरिकल वेव फ्रंट के स्मॉल पार्ट की अगर बात की जाती है, दोबारा सुनो, जैसे ये है पॉइंट शेप का था और बहुत बड़ा कोई हमने इस तरीके का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया है, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पार्ट it behaves as a plane wavefront. The part of a spherical or cylindrical wavefront
at a large distance from the source it behaves as a plane wavefront. The part of spherical wavefront and cylindrical wavefront at a large distance from source of light is known as plane wavefront. तो बेसिकली प्लेन वेवफ्रंट क्या है, एसी का पार्ट है, बट कब, जब वो बहुत बड़ा स्फेरिकल वेवफ्रंट बना रहे हो या बहुत बड़ा आप कोई सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बना रहे हो जो कि सोर्स से काफी डिस्टेंस पे होंगी, तो उनके छोटे छोटे पार्ट, स्मॉल पार्ट्स बिहेव्स और एक्ट एज अ प्लेन वेवफ्रंट. तो ये 3 टाइप्स के वेवफ्रंट हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट एंड द थर्ड वन इज नोन एज द प्लेन वेवफ्रंट. तो तीनों वेवफ्रंट याद रखने आपको. तो पॉइंट शेप का है तो कौन सा बनेगा, स्फेरिकल. अगर स्लिट शेप में है इस तरीके से तब बनेगा हमारा कौन सा, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बनेगा. और अगर इससे काफी डिस्टेंस पे स्मॉल पार्ट्स की बात की जाती है तब वो बिहेव करते हैं एज अ प्लेन वेवफ्रंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस. हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल क्या है? तो हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल क्या था, ओरली डिस्कस करें तो उन्होंने बताया था, every point situated on any wavefront, every point which is situated on any wavefront, it acts as a fresh source of the disturbance. It act as a, यानी जितने भी वेव फ्रंट पर पॉइंट हैं वो एक्ट करते हैं एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस. जो सोर्स बन जाते हैं वो पॉइंट जो है वहां पे वो सोर्स बन जाते हैं किसके लिए, न्यू डिस्टर्बेंस के लिए. ये जो पॉइंट सोर्सेस बने हैं यहाँ पे, इन सोर्सेस से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपोगेट्स होती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द एनी मीडियम इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में वहां से प्रोपोगेट्स होती हैं. इफ वी प्लॉट ए टेंजेंट ऑन these secondary wavelets in the forward directions, the common tangents plotted on the secondary wavelets in the forward direction is known as the secondary wavefront. तो secondary हाइगेंस वेवलेट प्रिंसिपल क्या कहता है, every point on the primary wavefront act as a fresh source of the new disturbance. From these points secondary wavelets propagates in all directions with the speed of the light in a homogeneous medium. If we plot a common tangent on these wavelets, in the forward direction, then it is known as the secondary wavelets. Then it is known as the secondary wavefront. कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप लर्न करो, आपको समझ में आएगा. जैसे हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल. हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल क्या था? हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल वो देखिए आप यहां से पहले कंस्ट्रक्शन बता दें. जैसे ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जो भी हमारा वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, स्फेयर फॉर्म में होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा. तो यहां पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ऐसे. ये पॉइंट है किसी स्फेरिकल वेवफ्रंट पे किसी भी टाइम पर,
ठीक है, लेट t इक्वल टू 0 पर यहां पे। अब ये जो पॉइंट्स यहां पे इस वेव फ्रंट पर, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट कह सकते हो इसको, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर ये जो पॉइंट कंसीडर किए हैं, दीज पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए कह सकते हो, और एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे, ये एक बता दे रहा हूं, एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स, फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ओके, न्यू डिस्टर्बेंस, ये है फ्रेश सोर्स। अब इनसे टी टाइम के बाद अगर कोई हम दूसरा वेव फ्रंट प्लॉट करना चाहें टी टाइम के बाद, तो यहां से ये फ्रेश सोर्स है, इन सब फ्रेश सोर्सेस से यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करती हैं विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ में। तो पहले पॉइंट को नोट करना है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या बना, एवरी पॉइंट situated on any wavefront acts as a fresh source of new disturbance, okay। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, फ्रॉम these sources, secondary wavelets propagates in all directions, इसको आगे प्लॉट कर लेते हैं, in all directions with the speed of light। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका पहले आप डायग्राम देख लीजिए, यहां ये पॉइंट शेप लिया था यहां से, तो इस तरीके से ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, इन पर ये पॉइंट कंसीडर कर लिए जाए, ये वाले, ये तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया गया है कि एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन एनी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस, ये एक्ट करते हैं एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस, ये वाले, और इनसे सभी डायरेक्शंस में स्पीड की लाइट से, होमोजेनियस मीडियम है, स्पीड की लाइट से सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करती हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल करेंगी। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट था, ये t इक्वल टू 0 पर आपने प्लॉट किया था, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ये प्राइमरी वेव फ्रंट। आपको डायग्राम भी बनाना है यहाँ पे, ठीक है, ये थ्योरी लिखनी है और उसके साथ ये डायग्राम, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब किसी t टाइम के बाद अगर ये जो यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स हैं उनकी स्पीड हो, स्पीड ऑफ सेकेंडरी wavelets, let's see, then after time t these wavelets will be here, ये यहां पहुंच जाएंगी, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स स्फीयर की फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। तो यहां से ct के इक्वल कितना, ct जो कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेंगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c है, टाइम कितना लिया है t, तो ct डिस्टेंस इक्वल हम आर्क लेकर के यहां से ये सेकेंडरी वेवलेट्स प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से। अब इन पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई कॉमन टेंजेंट प्लॉट की जाती है, कॉमन टेंजेंट प्लॉटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन
on the secondary wavelets, this common tangent, ये क्या है, common tangent, and it is known as the secondary wave front. इसे कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट. द्वारा समझो, लाइट सोर्स से लाइट ट्रेवल की, ये कोई वेव फ्रंट बनाया हमने t इक्वल टू 0 पर. यहां से ये इसके सारे पॉइंट्स फ्लैश सोर्स की तरह एक्ट करते हैं. इससे सेकेंडरी वेवलेट्स जो स्फेरिकल आर्क की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं वो ट्रेवल करेंगी इन ऑल डायरेक्शंस में. हमने टी टाइम के बाद एक सेकेंडरी वेव फ्रंट प्लॉट करना है, तो टी टाइम में देखो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, क्योंकि उनका कंटिन्यूस लोकस क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा. तो हमने इतनी डिस्टेंस लेकर के आर्क में, सॉरी इतनी डिस्टेंस लेकर कंपास में उसको सर्कल्स की फॉर्म में आर्क बना दिया हमने सेकेंडरी वेवलेट्स. इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट प्लॉट किया. दिस कॉमन टेंजेंट इज नोन एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो अब यहां कहेंगे, यहां लिखेंगे हम द कॉमन टेंजेंट plotted in forward direction, the common tangent plotted in forward direction on these secondary wavelets is known as the secondary wave front. It is known as the secondary wave front. इसे कहते हैं secondary wave front. Every point, देखिए first point, every point on the primary wave front act as a flash source, act as the flash source of the new disturbance. New disturbance के flash source की तरह act करता है. इन सभी पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स स्पीड की लाइट से ट्रेवल करती हैं इन ऑल डायरेक्शंस में. अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर अगर एक कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लॉट की जाती है, देन दिस कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट जो आपने प्लॉट की है, ये जो कॉमन टेंजेंट है, इसी कॉमन टेंजेंट सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये तो प्राइमरी था. अगर हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो पहले वाला यहां ये प्लेन वेव फ्रंट प्लॉट किया गया हो जैसे, तो अब इस पर पॉइंट्स कंसीडर कर ले हम. यहाँ ये पॉइंट कंसीडर कर लिए, फिर वही आप अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स प्लॉट कर दो इस तरीके से. ये अब यहां जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, इस तरीके से कॉमन टेंजेंट ये होगी इनकी सबकी, इनको टच करता हुआ आएगा ये इस तरीके से यहाँ पे. तो ये क्या होगा, यहाँ सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया है बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ लाइट बताई है. फिर आपको वेरियस थ्योरीज ऑफ लाइट से क्या क्या एक्सप्लेनेशन हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको वेव फ्रंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है. 3 टाइप्स के वेव फ्रंट डिस्कस किए, वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको बताई. देन वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ये पूछा जाता है. तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने आपसे बात की है फाइनली सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है. 2 चीजें ध्यान में रखनी है आपका. एक तो ये सेकेंडरी वेवलेट बता दिया मैं वेव फ्रंट आपको. पहला, हाइगेन्स ने एक चीज और बताई थी कि ये सेकेंडरी वेव, ये जो वेवलेट्स हैं जो ट्रेवल कर रही हैं, उन पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आप टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो, उधर तो लाइट प्रोपोगेट हो रही है, लाइट की एनर्जी उधर तो प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई लाइट की एनर्जी प्रोपोगेट नहीं होती है. उसका कोई भी उन्होंने तर्क संगत में प्रस्तुत नहीं किया था, उसका कॉज नहीं बताया था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो क्यों नहीं होती है, एनर्जी प्रोपोगेट क्यों नहीं होती है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये बन रहा है सेकेंडरी वेव फ्रंट, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव फ्रंट क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है, उसका रीजन केवल यही बताया था कि जो लाइट की एनर्जी है वो प्रोपोगेट होती है ऑलवेज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट नहीं होती है. बात आई क्या माइंड में. यहां मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन तो बनाया है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे नहीं बनाया सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट क्यों नहीं बनाया, क्यों मैंने ऐसा बताया था कि एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. एनर्जी लाइट की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, इस वजह से यहाँ यही हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, पीछे वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट नहीं हो सकता. कहने को तो आप यही तो कह सकते हैं कि यहां भी बन सकता है, इसको प्लॉट मत करना, ये भी तो बन सकता था.
तो उसके लिए उन्होंने ये बताया था कि लाइट की जो एनर्जी है वो ऑलवेज ट्रेवल होती है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियरफाई हो गया सबको स्टूडेंट्स? सो आप अपने लेक्चर की नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, यहां से सारे नोट्स आपको डिक्टेट करने, जितना मैंने आपको रिटेन में वर्क कराया है टोटल कंप्लीटली वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फिनोमेना को विद द हेल्प ऑफ द हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। हाइगेन्स के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।